सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिका वृत्ति द्वितीयोऽध्यायः प्रथमः पादः। दूसरा अध्याय प्रथम पाद आरंभ हो चुका है। कक्षा संख्या द्वितीय, दूसरी कक्षा है। ठीक है, प्लेलिस्ट हमने बना दी है। ठीक है, काशिका वृत्ति द्वितीयोऽध्याय। चलिएगा, गत कक्षा में एक सूत्र हमने कंप्लीट करा दिया था आपको। समर्थः पद विधि है। ठीक है, जिन्होंने पहले अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पढ़ ली है तो उनको ये सूत्र पूरी तरह से समझ में आएगा, कोई भी परेशानी नहीं। ठीक है, क्योंकि मैंने एक कक्षा में 1 घंटे में एक ही सूत्र पढ़ाया था। ठीक है, बाकी फिर भी आपको कोई शंका है, कुछ समझ में नहीं आता है कोई शब्द, तो आप व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज के द्वारा अथवा लिखित मैसेज संदेश के द्वारा पूछ सकते हैं। ठीक है, जब तक हम संसार में जिंदा हैं। जब मर जाएंगे तो फिर तो अलग बात है। ठीक है, फिर आपको ही बताना पड़ेगा दूसरों को। चलिए अब चलते हैं। पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। सुबामंत्रिते परांगवत स्वरे। ठीक है, सुबन्तमामन्त्रिते परतः परस्यांगवत भवति स्वरे स्वरलक्षणे कर्तव्ये। ये कहते हैं सुबंतम। सुबंतम माने कोई सुबंत पद। वह आमंत्रिते, आमंत्रित संज्ञक। ठीक है, आमंत्रित संज्ञा है सामंत्रितम। संबोधन के एक वचन की क्या होती है? आमंत्रित संज्ञा। तो उस आमंत्रित संज्ञक शब्द के परे रहते वो भी पद होता है, सुबंत होता है। परतः परस्य अंगवद भवति, अर्थात ये वाला जो सुबंत है वो परस्य, परस्य माने जो आमंत्रित पद है वो परे है, तो पर का माने उसका अंगवद भवति माने अंग के समान हो जाता है। क्या है? अंग के, अंग का माने उसी का अंग बन जाता है। कब? कहते हैं स्वरे, स्वर में। स्वर में अर्थात स्वर लक्षणे कर्तव्ये। जब स्वर संबंधी कोई सूत्र के करने में, कोई स्वर को करने वाला सूत्र हम लगाएंगे तो पूर्व वाला जो सुबंत है वो पर जो आमंत्रित संज्ञक है वो उसी का अवयव बन जाएगा, अर्थात अलग नहीं रहेगा। जैसे ये हाथ, इसे शरीर का अवयव बन जाता है, अलग नहीं होता। शरीर के कहने से ही तो हाथ का भी मतलब अंग का भी ग्रहण हो जाता है। जो अंग होता है वो क्या है? अंगी के ग्रहण से ग्रहण हो जाता है। ठीक है, तो स्वर लक्षण कर्तव्य, स्वर लक्ष्य, स्वर सूत्र के करने में उसी को ओपन कर रहे हैं कि जो परस्य अंगवत भवति। अंगवत भवति किस प्रकार से अंग होता है? कई प्रकार से होता है। तो उसमें कहते हैं तादात्म्याति देशोयम, वती प्रत्यय लगाए इसमें। वती प्रत्यय से क्या होता है? अतिदेश होता है।
अतदेश। अतदेश कई प्रकार के हैं, ये स्थानीय विधा देशों नल विधाओं पर समझाया है। ठीक है, तो यहाँ कई कार्यादेश होता है, कहीं रूपादेश होता है। ठीक है, एक तादात्म्यादेश। तो ये कैसा है, तादात्म्यादेश है, तादात्म्यादेश है। ये जो वत है, वत जो दिखाया जा रहा है वो तादात्म्यादेश। तादात्म्य माने वो सुबंत है, वो वास्तव में आमंत्रित ही बन जाता है, वो उसी में मिल जाता है। जैसे दूध में डाला हुआ पानी भी दूध बन जाता है, तादात्म्य माने उसी के स्वरूप को ग्रहण कर लेता है। वैसे ही ये वाला जो सुबंत है, पूर्व वाला, पर वाले आमंत्रित संज्ञक में इस प्रकार से अंगवत भाव को प्राप्त हो जाता है, पता ही नहीं लगता कि इसमें ये सुबंत अलग है, ये अलग है, ऐसा कुछ भी भाग उसमें नहीं देख सकते। दूध में पानी, दूध में पानी मिला देंगे तो कोई बता तो नहीं सकते भाई ये दूध है, ये पानी है। तो इस प्रकार के अतिदेश को बोलते हैं तादात्म्याति देशः। ठीक है जी। तो कहते हैं इसी को और खोलते हैं, सुबंतम आमंत्रितम अनुप्रविशति। जो पूर्व वाला सुबंत है वो पर वाले आमंत्रित संज्ञक में प्रवेश कर जाता है, उसी में घुस जाता है। प्रवेश का मतलब घुस का मतलब वो दोनों एक ही हो जाते हैं, एक ही हो जाते हैं। वक्ष्यति बताएंगे आगे, आमंत्रितस्य च 198वां सूत्र है 6वें अध्याय के प्रथम पाद का। ये कहता है आमंत्रितस्य च आमंत्रितस्यादिरुदात्तो भवति, कि आमंत्रित संज्ञक जो शब्द होता है उसका आदि उदात्त होता है, ये सूत्र करता है। ठीक है, तो अब जब ये लगाने लगेंगे तो क्या कहेंगे, ससुप्कस्यापि यथा स्यात्, माने ये जो आदि उदात्त है तो वो ससुप्कस्यापि माने पूर्व सुबंत सहित को, पूर्व सुबंत सहित को, सुबंत सहित आमंत्रित संज्ञक का आदि उदात्त हो जावे। ठीक है, यथा स्यात् माने हो जावे। इसलिए जैसे कुंडेनाटन, अभी परशुना वृष्टन, मद्राणाम राजन, कश्मीराणाम राजन। सरल है, बिल्कुल कठिन नहीं है। अष्टाध्यायी में आपने पढ़ा होगा तब तो शुरुआत थी, अब तो यहाँ पर एकदम और सरल भाषा में समझा रहे हैं। ये क्या है, संधि कर दिया, कुंडेन अटन, ये तृतीयांत पद है, और ये अटन, अटन ये क्या है, क्षत्रिय प्रत्यांत का संबोधन का एक वचन का है। जैसे हे गच्छन, हे पठन, ये है आमंत्रित संज्ञक। कुंडेन ये क्या है, सुबंत है। अभी यहाँ पर क्या है, आमंत्रित ये हमें यहाँ पर स्वर लगाने लगे, तो आमंत्रित संज्ञक क्या है, यहाँ पर आमंत्रित संज्ञक तो केवल अटन शब्द है। क्या है, अटन। तो अब अटन को वास्तव में ये आदि उदात्त करता है, आमंत्रित संज्ञक पद को आदि उदात्त। तो अब क्या हुआ, आदि उदात्त इसको प्राप्त हुआ, इसको कुंडेन के आको, जो आ बन गया है। परंतु इस सूत्र ने कहा कि यहां पर अटन माने आमंत्रित से पूर्व में सुबंत है कुंडेन, इसलिए स्वर इससे लगाएंगे तो ये वाला सुबंत है, ये इस आमंत्रित का अंग बन जाएगा। तादात्म्य माने ये इसी में प्रवेश कर जाएगा, ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे, इनमें अलग अलग भेद नहीं कर सकते स्वर करने के विषय में। तो अब क्या है, स्वर करेंगे तो ये पूरा एक ही आमंत्रित माना जाएगा, तो आदि उदात्त इसको हो गया। अनुदात्तम पदम एक वर्जन, उदात्त अनुदात्त स्वरिता है, स्वरता स्वरता सहता है, अनुदात्ता। वो तो पहली वाली प्रक्रिया है। ऐसे परशुना छिन्नम, यहां पर भी लगा लीजिएगा ये सूत्र, वृष्टन। ठीक है, परशु के द्वारा काटने वाले हे मनुष्य। मद्राणाम राजन, मद्राणाम राजन ये हो गया, ये यहां पर भी आदि उदात्त हो गया। कश्मीराणाम राजन, कश्मीरों के, हे कश्मीर देश के लोगों के राजन, हे राजन।
तो यहाँ पर भी आदि उदात्त हो गया। ठीक है, अब ये अलग अलग नहीं है, स्वर के विषय में अलग अलग नहीं है, अब इन दोनों का एक ही स्वर होगा। चलिएगा, ये हो गया आपका। अब चलते हैं प्रत्यु उदाहरण। सुबीति किम, इसमें सुप क्यों पढ़ा? तो कहते हैं पीड्ये पीड्यमान मान। अब यहां पर क्या है, ये शानच प्रत्यांत शब्द है, संबोधन का आमंत्रित संज्ञक है। अब ये इसमें ये पद है, पद तो है परंतु सुप नहीं है, सुबंत नहीं है। क्या है? पीड्ये, अहम पीड्ये। उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है ये। क्या है? उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है ये, पीड्ये। तो इसलिए सुबंत नहीं है, इसलिए यहां पर ये नहीं लगेगा। यहां पर तो क्या है, यहां पर तो इस वाले सूत्र से इतने माने इतने भी स्वर लगेगा, तो इसका स्वर अपना और आगे वाला होता है वास्तव में। ठीक है, टिंग टिंगा आदि अलग का, टिंग टिंगा नहीं, और वहां जो 8वें अध्याय का आमंत्रित संज्ञक है ना, वो लगता है इसमें, सर्वानुदात्त होता है आमंत्रितस्य च, तो यहां नहीं लगा ये। ठीक है, आमंत्रिता इति किम, आमंत्रित सूत्र में क्यों पड़ा आमंत्रित? तो कहते हैं गेहे गार्ग्य, यहाँ सुबंत तो है परंतु गार्ग्य ये आमंत्रित संज्ञक नहीं है, इसलिए यहां नहीं होगा। ठीक है, यहां अपना स्वर जो भी लगेगा वो लगेगा अपना अपना। परग्रहणम किम, पर क्यों पड़ा इस सूत्र में? तो कहते हैं पूर्वस्य महाभूत परस्य, परग्रहणम का परस्य, तो इसलिए पढ़ा पूर्व को ना हो जाए, माने आमंत्रित संज्ञक पूर्व में हो और सुबंत बाद में हो, वहां पर भी लगना ही। जैसे देवदत्ता कुंडे नाटन, ठीक है, अब कुंडे नाटन, अब उस देवदत्त को और ये कुंडे नाटन, ये तो ठीक है, यहां पर ये तो था तो इसको तो स्वर हो ही गया था, परंतु उस आमंत्रित को मान करके इसको ना होने लगे। यदि हम पूर्व को पर नहीं कहेंगे तो क्या है, उसको आदि उदात्त हो जाएगा। ठीक है, इस सहित उसको भी आदि उदात्त हो जाएगा, तो अब नहीं होगा। ठीक है, पर कहा है सुबंत से परे होना चाहिए, ये सुबंत से पूर्व है वो। अंग ग्रहणम किम, सूत्र में अंग क्यों पड़ा? तो कहते हैं यथा मृत पिंडी भूतः स्वरम लभेत। अंग इसलिए पड़ा है कि जिस प्रकार से मिट्टी होती है, मिट्टी क्या होती है, उसको पानी डाल के, बहुत सारी मिट्टी होती है, अलग बिखरी हुई होती है, उसको पानी डाल के उसका पिंड बना दिया। पिंड बनाने से क्या है, मृत पिंडी भी भूतः, माने मिट्टी पिंडी भूत माने गीला लोथड़ा वो लौंदा सा हुआ, स्वरम लभेत, उसके समान ही स्वर प्राप्त करे। माने मृत पिंडी हुआ के रूप में, माने संबो आमंत्रित संज्ञक और सुबंत दोनों एक जैसे, मिट्टी अलग अलग होती है उसको लौंदा बना देते हैं तो एक होता है? तो उसी रूप में स्वर प्राप्त करे, इसलिए उभयोराद्युदात्तम माभूत। यदि यहां पर अंग नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सुबह मंत्रते परवत स्वरे, ऐसा हो जाता, परवत स्वरे। परवत स्वरे का अर्थ हो जाता है माने आमंत्रित संज्ञक के स्वर के समान उसका भी स्वर हो जाता है, तो दोनों का स्वर अलग अलग होने लगता, सुबंत का भी आदि उदात्त हो जाता और आमंत्रित संज्ञक का भी हो जाता, तो वो नहीं होगा, तो इसलिए अब नहीं होगा। वत्कर्णम किम, वत्कर्ण क्यों लगाया यहाँ पर? तो कहते हैं वत्कर्ण इसलिए लगाते हैं स्वाशयमपि कार्यम यथा स्यात्, जहां पर वत लगाते हैं वहां पर हम उसको दूसरे के समान तो कार्य प्राप्त कराते हैं, परंतु उसके अपने कार्य भी छूटते नहीं है। ये आपको वहां पर पढ़ाया था स्थानीय विधादेशनल वेदव, गुरुजी ने एक उदाहरण देके बताया था कि जैसे किसी थाने का कोई थानेदार माने कोई कलेक्टर है, माने कलेक्टर है किसी जिले का, वो कलेक्टर के दो कार्य होते हैं, एक उसका अपना रहन सहन खाना पीना इस प्रकार के कार्य अपनी आदतें, और एक होती है आधिकारिक रूप में
जो सरकार की तरफ से मिलती हैं वो कार्य करने पड़ते हैं। तो जब उस कलेक्टर के स्थान में कोई दूसरा कलेक्टर आता है तो वहां पर क्या है, जो आधिकारिक कार्य होते हैं वो तो वैसे के वैसे ही उसको प्राप्त होते हैं, परंतु उसकी जो स्वयं के कार्य होते हैं, खाना पीना, नित्य की दिनचर्या, वो उसकी अपन अलग होती है, पहले वाले कलेक्टर जैसी नहीं हो जाती। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही माने स्वाश्रय माने उसके अपने जो कार्य है, संबोधन के अपने कार्य वो हो जाएंगे, वो भी हो जाएंगे। जैसे आ कुंडेनाटन, अच्छा ये आ नहीं है, आम है। आम कुंडेनाटन आम एकांतरम आमंत्रितमनंतिके इत्येकांतरता भवति। क्या कहते हैं, अब यहां पर जैसे आम कुंडेनाटन, ये कुंडेनाटन है आम, तो यहां पर क्या एक सूत्र है, ये 8वें अध्याय के प्रथम पाद का 55वां, आम एकांतरम आमंत्रितम अनंतिके। तो यहां पर क्या है, एकांतरता हो जाती है। आम पद और आमंत्रित संज्ञक में एकांतर माने एक का व्यवधान, एक का व्यवधान तो चल जाता है। ठीक है, तो यहां पर आमंत्रित संज्ञक को अपना एक, तो यहां एक व्यवधान कब होगा, जब ये कुंडेन और अटन दोनों अलग अलग रहेंगे, तभी एकांतरता प्राप्त होगी। तो आम कुंडेन, तो कुंडेन यहां पर जब ये सूत्र लगाएंगे तो अटन जब आमंत्रित मानेंगे तो ये पूरा एक नहीं माना जाएगा, ये अलग माना जाएगा, ये अलग माना जाएगा। तो आम और अटन के बीच में एक शब्द की अंतरता हो जाएगी, व्यवधान हो जाएगा, तो ये वाला लग जाएगा स्वर। ठीक है, स्वर इति किम कूपे सिंचन, स्वर करने में यहां पर क्या है, आइएगा कूपे सिंचन चर्म नमन शत्वणत्वे प्रति परांगवत न भवती। यहां पर क्या है, कूपे सिंचन, कूपे सिंचन से क्या होता है, कूप और सिंचन को एक पद नहीं माना जा सकता शत्व करने में। यदि इन दोनों को एक पद माना जाए तो क्या हो जाएगा, 7 पदार्थों से शत्व का निषेध नहीं हो पाएगा, 7 पदार्थों से शत्व का निषेध नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो शत्व करने में यहां पर 7 पदार्थों जब शत्व का निषेध करेंगे, यहां पर शत्व प्राप्त है वास्तव में आदेश प्रत्ययो, तो ये आदेश का सकार है। तो कूपे और सिंचन यहां पर भी ये क्या है, ये आपका है संबोधन का आमंत्रित संज्ञक। तो यहां पर क्या है, शत्व करने में माने स्वर करने में ये सूत्र लगता है, शत्व करने में लग जाए तो ये दोनों एक पद हो जाएंगे, तो वो 7 पदार्थ नहीं लग पाएगा, 7 पदादि ये दोनों एक दोनों बन जाए तो ये स पद के आदि में नहीं आ पाएगा, तो 7 पदार्थों से निषेध नहीं हो पाएगा। तो कह रहे नहीं, शत्रु करने में तो ये अलग अलग ही रहेंगे, शत्रु का कोई कार्य करने में, तो 7 पदार्थों जब लगाएंगे तो ये परांगवत नहीं होगा, अलग अलग ही रहेगा। तो अलग अलग रहेगा तो यह निषेध हो जाएगा, 7 पदार्थों से पद के आदि में श को मूर्धन्य नहीं होता है। ऐसे ही चर्म नयन अणत्व परांगवत न भवति, तो यहां पर क्या है, रसाभ्याम नोण समान पदे, तो समान पद में अटक उपांग नुम्बिवाई पे लगाने लगेंगे, तो समान पद यहां पर यदि समान पद बन जाए तो अणत्व प्राप्त होने लगेगा। इसको समान पद है ही नहीं, ये निमित्त अलग पद में और ये अलग पद में निमित्ती, अणत्व कर रहे हैं जिसको वो अलग पद में, तो इसमें भी क्या है, ये आमंत्रित संज्ञक है, ये सुबंत है, तो दोनों एक नहीं होंगे क्योंकि अणत्व का कार्य करने में कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग ही रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका
तो वो प्रति परांगवत न भवति, पर के अंग के समान नहीं होता, पर का अंग का तादाद में नहीं होता है। अब इसमें दो वार्तिक और है, हाँ दो वार्तिक है, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया वार्तिक है। सुबंतस्य परांगवद्भावे समानाधिकरणस्योपसंख्यानम अनंतरत्वात्। कहते हैं आचार्य कात्यायन कहते हैं कि महर्षि पाणिनि का ये सूत्र है शुभामंत्रते परांगवत स्वरे, इस सूत्र में थोड़ा सा और कुछ ऐड करना चाहिए ठीक है, कि सुबंतस्य परांगवत भावे, माने सुबंत का परांगवत भाव करने वाले इस सूत्र में कहते हैं समानाधिकरणस्यापि उपसंख्यानम। समानाधिकरण अर्थात जो सुबंत है इसका कोई समानाधिकरण विशेषण रूप में इस सुबंत का भी कोई और दूसरा विशेषण यदि प्रयोग हो रहा है तो उसको भी कहना चाहिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, उस सहित को काम होता है। अब दो सुबंत माने एक सुबंत के ही विशेषण दो या एक और लग रहे हैं तो वो भी ग्रहण हो जाएंगे, वो भी पर के अंग ही बन जाएंगे, उस आमंत्रित के अंग में ही समाहित हो जाएंगे। जैसे तीक्ष्णया सूच्यासीव्यन, अब समझिएगा ये क्या है, आमंत्र संज्ञक है, और ये क्या है, सुबंत है। सूच्य तृतीयांत पद है ये, ठीक है, ये सुबंत है। अब ये सूत्र क्या कर रहा था कि सुबंतम आमंत्रिते परता सुबंतम परांगवत भवति, माने एक ही हो जाते हैं दोनों। इस वार्तिक ने कहा कि यदि इसका कोई विशेषण भी प्रयोग हो रहा हो समानाधिकरणवाची, तो ये जो तीक्ष्णया ये इसका विशेषण है, तीव्र सुई, पैनी सुई, इसलिए क्या होगा परांगवत भाव में अब इस सहित ये और ये दोनों इसमें परांग वो पर भाव को प्राप्त हो जाएंगे, तादात्म्य भाव को। तो ये तीनों पद एक पद मान करके आमंत्रितम आमंत्रित से जैसे स्वर लगेगा, तो स्वर लगेगा तो आदि बात तो हो जाएगा ही उसी के समान, ठीक है। यहां पर क्या लिखा है देखिएगा, इसमें है देखिएगा कितने हैं, यहां पर क्या है, अंतर। अंतर का अर्थ होता है व्यवधान, ठीक है। फिर इसमें एक और नई समास किया, अंतर और अनंतर ठीक है। फिर इसमें एक नई समास किया, इसमें इससे क्या बन गया, अनंतर, ये अनंतर बन गया। अनंतर का अर्थ क्या हो गया, अव्यवधान, ठीक है। फिर इसमें एक और नहीं कर दिया, एक और नहीं कर दिया, ठीक है। तो एक और नहीं कर दिया तो अनंतरत्वात्, माने व्यवधान होने के कारण से। अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अंतर माने व्यवधान, नहीं लगा दिया, अनंतर माने अव्यवधान, फिर एक और नहीं लगा दिया तो निश्चित रूप से व्यवधान। इसके और इसके बीच में ये व्यवधान है। जहां पर भी समाना जो परांगवत भाव करेंगे तो समानाधिकरण यदि प्रयोग हो रहा होगा तो वह निश्चित रूप से व्यवधान आता है। तो यहां पर क्या दो नहीं करके प्रयोग दिखाया है, माने अवश्य व्यवधान की प्राप्ति होने के कारण से, क्योंकि जब भी हम सुबह माने समानाधिकरण सहित प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से व्यवधान होगा, तो वहां पर भी ये सूत्र लग जाए तो इसलिए वार्तिक कह दिया, ठीक है। अब ऐसे तीक्ष्णेन परशुना वृष्टन, तो यहां पर परशुना और ये माने पैना, क्या बोलते हैं, फरसा फरसा, परशुना, परशु, तो ये यहां पर भी ऐसे ही होगा दोनों में, ये तीनों एक ही पद हो गए आमंत्रित से स्वर के करने में केवल। अब कहते हैं
अव्ययानाम प्रतिषेधो वक्तव्य, कि ये जो बनाया महर्षि पाणिनि ने, इसमें थोड़ा ये जोड़ना चाहिए कि यदि पूर्व में सुबंत अव्यय है तो उसमें परांगवत नहीं होता है, जो अव्यय भी सुबंत होता है। तो अव्यय नाम प्रतिषेध वक्तव्य, अर्थात सुबंत अव्यय होगा तो उसमें वो परांगवत भाव नहीं होता है। जैसे उच्चैरधीयाना नीचैरधीयाना, तो अधीयाना अधीयाना ये संबोधन के आमंत्र संज्ञक है, और ये नीचे ही ऊंचे ही माने ऊंचे स्वर से पढ़ते पढ़ते हुए है, ए नीचे धीरे धीरे पढ़ते हुए है। तो यहाँ पर ये क्या सुबंत तो है, ऊंचे ही और नीचे ही, परंतु अव्यय है, इसलिए यहाँ पर परांगवत भाव नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर तो इनका अपना स्वर लगता है, ये उच्च ही अंतदात होता है, अव्यय अंतदात होते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक स्वर और फिसो अंतदात से अंतदात हो जाता है। ठीक है, और फिर बाद में अपना स्वर लग जाता है। ये आपका सूत्र था, ये अपने आप में यहां पर एक सूत्र है। ठीक है, इसका कोई बस ये इसके साथ दूसरे दूसरे अध्यायों के सूत्र मिलकर के कार्य करते हैं, तो इस सूत्र को आप हमेशा ध्यान रखें स्वर करने के विषय में। ठीक है, जो स्वर का प्रकरण 6वें अध्याय में है वहां पर ध्यान रखना चाहिए। तो ये काशिकाकार ने बहुत ही सरल भाषा में समझाया है, बहुत ही सरल भाषा में, मुझे कुछ अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ा आपको समझाने में, और आपको भी पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिएगा। अब मित्रों, अब हमारा प्रकरण आरंभ हो रहा है। आइए, प्राक कडारात् समासः, कडारा कडार शन शब्दनात् प्राक यानिता ऊर्ध्वम अनुक्रमिष्यामः ते समास संज्ञा वेदितव्याः। कह रहे हैं कडारा, कडार शब्द माने कडारा कर्म धारय सूत्र है, इसी अध्याय के दूसरे पाद का अंतिम सूत्र। तो वहां तक कडार शन शब्दनाथ, जहां पर कडार शब्द का शब्द सुनाई दे रहा, वहां से पहले पहले जो कुछ भी कहा जाएगा वो सब समास संज्ञा, उसको समास होता है, समास होता है, समास होता है, समास नाम रखा जाए। ठीक है, वक्ष्यति जैसे कहेंगे आगे, यथा दृश्य यथा सादृश्य, ये सूत्र है। तो यथा वृद्धम ब्राह्मणानाम आमंत्रयस्व, तो यथा वृद्धम यहाँ पर ये क्या हो गया, समास हो गया। ठीक है, यथा के साथ में असदृश अर्थ में ये समास हो गया। यथा वृद्धम यानी जैसे जैसे जो बड़ा है उस क्रम से, तो समास हो गया, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। प्रागवचनम संज्ञा समावेशार्थम, और प्रागवचन क्यों कहा, तो कहते हैं संज्ञा समावेशार्थम, माने और संज्ञाओं का भी समावेश हो जाए, दूसरी संज्ञाएं आएंगी। ठीक है, तत्पुरुष है, अव्ययी भाव, ये भी तो संज्ञा है, बहुव्रीहि। ठीक है, तो इन संज्ञाओं के साथ में ये समास संज्ञा भी होने लगे, क्योंकि पीछे से क्या चल रहा है, आकड़ारा दे का संज्ञा से एक संज्ञा का अधिकार चल रहा है, आकड़ारा दे का संज्ञा से। ठीक है, तो फिर अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय, इन संज्ञाओं के साथ साथ में समास संज्ञा भी होती चली जाए, इसलिए प्राक कहा है। थोड़ा ताकत लगाइए महर्षि पाणिनि ने। ठीक है, समास प्रदेशा तृतीया समासे, समास, अब समास कहकर के इस संज्ञा का प्रयोग कहां पर होता है, जैसे तृतीया समास या समास का है तृतीया समास, इत्येवम् आदयः। ठीक है, चलिए ये हो गया। सह सुपा, सुबिति वर्तते, ऊपर से सुबह मंत्रते से सुप की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है,
सुबीति सह इति सहेति सुपेति च त्रयम अप्यधिकृतम वेदितव्यम। ठीक है, कहते हैं सुप ऊपर से आ गया, साहा ये आ गया, सुप इति मान ये आ गया, इसे तीनों भी तीनों पद ये सुप साहा सुप इनका अधिकार माने ये तो सुबह सुपा है और ये सुप्रथमांत है। ठीक है, या सुपा लेना पड़ेगा, सा सुपा इति। तो ये तीनों का अधिकार आगे चलेगा, ये जानना चाहिए। यदा इता ऊर्ध्वम अनुक्रमिष्यामः तत्रेदम उपस्थितम द्रष्टव्यम। जो कुछ यहां से आगे अनुक्रमण का बताएंगे तो वहां पर क्या है, ये तीनों पद उपस्थित देखने चाहिए, जानने चाहिए। ठीक है, वक्ष्यति द्वितीया श्रुतातीत इति, तो कहते हैं द्वितीयांतम श्रुतादिभिः सह समस्यते, द्वितीयांतम सुबंतम श्रुतादिभिः सुबंतैः सह समस्यते, ऐसा आएगा। ठीक, कष्टम श्रुतः कष्टश्रुतः, ये तो समास है। सहग्रहणम किम, भाई सा क्यों पढ़ दिया जी, क्यों, क्योंकि भाई सुपा तृतीया है, तृतीया के कई अर्थ होते हैं, कर्ण में भी तृतीया होती है, हेतु में भी तृतीया होती है और सहभाव में भी तृतीया होती है। तो तृतीया का सह अर्थ तो अपने आप ही आ जाता बिना सह के प्रयोग किए, हम सह अर्थ अपने आप प्रसंग के अनुसार देख लेते, तो फिर सहवचन क्यों लगाया। तो कहते हैं सहग्रहणम योग विभागार्थ, सहग्रहण यहाँ पर योग विभाग माने सूत्र को तोड़ने के लिए बनाया, इस सूत्र का योग विभाग करना चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, तिङापि सह यथा स्यात्, ऊपर से क्या हो जाएगा, सुप चल रहा है, सह और इतना एक सुपा ऐसे ऐसा बनेगा, सुप और साहा, ये एक सूत्र बन गया, साह को तोड़ दिया। अब सह किसके साथ, तो कहते हैं तिङापि सह, तिंग तिंग अपने आप आ जाएगा, जो सुप तो आगे आ रहा है, ये सूत्र टूट जाएगा तो ये तो आगे आएगा, तो क्या तिंग, तो तिंग के साथ भी यथास्यात्म सुबंत का समास तिंग के साथ भी हो जावे, इसलिए इसका योग विभाग भी कर लेना चाहिए। तो जैसे अनुव्यचलन चलत अनुप्रावर्षत, तो यहां पर क्या हुआ, ये क्या है, क्रियापद है अचलत। ठीक है जी, क्या ये अचलत, ये क्रियापद है। अब यहां पर ये वी, पहले तो वी है और फिर है अनु, यहां पर ये सुबंत है, तो आदिपत्ति होती है उसका लुक हो जाता है। तो अब ये सुबंत है, तो अब क्या होगा, ये तिङंत है, हमने योग विभाग कर लिया, तो सुबंत का तिङंत के साथ समास हो गया, यहाँ समास प्रयोजन है स्वर आदि के लिए। ठीक है, तो इसका पहले इसके साथ समास हो गया तो व्यचलत बन गया, फिर व्यचलत का इसके साथ समास हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर अनुव्यचलत अनुप्रावर्षत, तो यहां पर भी हो जावे। ठीक है, तो इसमें इतना दिया है। अब मैं अगली कक्षा में मैं पीडीएफ ही बना दूंगा। एक काउंड भट्ट ने समास का क्षेत्र बताया है कि समास कहां कहां प्राप्त होता है। ठीक है, तो 6 प्रकार से समास जानना चाहिए। क्या है, सुपाम सुपा तिङाम नामना धातुनाथ तिङाम तिङा सुबंते नेति विज्ञेय समासा षड्विधो बुधैहि, ये वैयाकरण भूषण सार कांड 26 में बताया है। ठीक है, वैयाकरण भूषण सार ये क्या है, व्याकरण का दर्शन का ग्रंथ है।
तो बाकी मैं अगली कक्षा में आपको पीडीएफ बना के इसमें दिखा दूंगा, ठीक है। चलिएगा, तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। ये मुख्य रूप से मोटी मोटी भूमिका बन गई। तो कहने का तात्पर्य ये हो गया, इसका योग विभाग करके भी हम समास कर लेते हैं। सुपास, सुप साह और सुपा, और फिर साह सुपा, माने फिर एक ही बन जाएगा, सुप साह सुपा, ऐसा बन जाता है, ठीक है। तो सुबंत का तिङंत के साथ भी समास हो जाता है, सुबंत का सुबंत के साथ भी समास हो जाता है, और समर्थ पद विधि लगेगा ही, ठीक है। चलिएगा, अब मिलेंगे, आगे वाला सूत्र हमारा आ रहा है, ये बड़ा सूत्र है, ठीक है। अष्टाध्यायी में भी तो कई कक्षाओं में मैंने पढ़ाया था ये, ठीक है। तो इस सूत्र को पढ़ने से पहले एक बार अष्टाध्यायी में अवश्य पढ़ लीजिएगा। ये आगे वाला तो नहीं, ये वाला सूत्र, ठीक है, ये तो सरल ही है, ये वाला, ठीक है, छठवां। बहुत सारे इसमें उदाहरण आएंगे और जो भी विशेष होगा वो सारा कुछ बता देंगे, ठीक है। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।